हेलो। हाँ मीरा, क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, बस बैठी थी। ठीक है, मैं ऑफिस से निकल गया हूँ। कुछ सामान लाना हो, सब्जी वगैरह तो बता दो। जी नहीं, सब है। ठीक है, फिर बस आधे घंटे में मैं पहुँचता हूँ घर। जी। बात होने के बाद मीरा ने फ़ोन रख दिया। उतरा चेहरा मीरा का देख मीरा के पापा कहते हैं, दामाद जी का फ़ोन था, आ रहे हैं ऑफिस से। और बेटा तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? कुछ नहीं पापा, बस मैंने बोल तो दिया कि कुछ लाना नहीं है, पर आलू नहीं है, भूल गई उन्हें बताना। फिर आएंगे कहेंगे कि पूछा तो था, तो कुछ बताई नहीं, बोली सब है, इसीलिए थोड़ा सोचने लगी। अरे बेटा, पहले क्यों नहीं बताया? जा राजेश, यहीं पास में दुकान है ना सब्जी की, वहाँ से आलू ले आओ और कुछ सब्जियाँ भी ले आना। अरे पापा आप भी ना। नहीं भैया आप मत जाओ, ये ला देंगे। अब मैं जा रहा हूँ पगली, इतनी सी बात पर परेशान होगी तो पापा को जानती है ना, तुझे परेशान नहीं देख सकते हैं पापा। ठीक है भैया, लेते आइए। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है, मीरा दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही अमित अंदर ड्राइंग रूम में दाखिल होता है, सामने मीरा के पापा और उसके भैया को देखकर हैरान रह जाता है वो। वहीं से वो नमस्ते करके सीधे अंदर चला जाता है। मीरा भी उसके पीछे पीछे जाती है। अमित फ्रेश होने चला जाता है। डरी सहमी मीरा बाथरूम के बाहर ही खड़ी रहती है। वो इंतज़ार करती है अमित का। अमित जैसे ही फ्रेश होकर आता है, उसका रवैया बिल्कुल अजीब सा था। वो गुस्से से मीरा को देखता है और अपना मोबाइल उठाकर वो अपने कमरे में आ जाता है। मीरा फिर से उसके पीछे जाती है और कहती है, क्या हुआ? आप नाराज़ हैं क्या? सुनिए, पापा और भैया आए हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना भूल गई, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया कि शायद आप गुस्सा करोगे, इसीलिए डर के मारे नहीं बताया आपको कि पापा और भैया आए हैं। वो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, गांव में बहुत दवा कराई उन्होंने, पर उन्हें ज़रा भी आराम नहीं मिला। मैंने ही उन्हें बहुत फोर्स किया कि वो यहाँ आ जाए। बनारस में कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, शायद पापा को यहाँ से आराम मिल जाए। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, उन्हें शर्म नहीं आती? ये जब चाहे मुंह उठाकर चले आते हैं। मैं सबका ठेका लेकर रखा हूँ। सुनिए, धीरे बोलिए, बाहर पापा हैं, सुन लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। तो क्यों आए हैं यहाँ? कोई बेटी के घर आता है क्या? लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, तुम्हारा बाप तो यहाँ कुछ दिन रहकर जा रहा है। ठीक है, मैं जल्दी से भेज दूंगी, बस आप हल्ला मत कीजिए। 2 दिन की तो बात है, प्लीज़ मान जाइए। और ऐसे अगर आप करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, आप बाहर जाकर कुछ देर बैठ जाइए पापा के पास। क्यों बैठ जाऊं? मुझसे पूछ कर आए हैं वो, और बिना मुझे बताए मेरे घर में आ गए। ठीक है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आपको बिन बताए अपने घर वालों को अब कभी मैं नहीं बुलाऊंगी। थोड़ी और खरी खोटी सुनाने के बाद आखिर अमित मीरा के पापा के पास जाकर बैठ जाता है। मीरा जल्दी से रसोई में जाती है और चाय और पोहे बनाने लगती है। पर मीरा की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। कितना भी वो उन आंसुओं को पोंछती, लेकिन उसके आंसुओं पर उसका जोर नहीं। वो बुदबुदाई और मन ही मन कहने लगी कि नहीं, रोना नहीं है, पापा समझ जाएंगे। उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, अगर मैं ऐसे ही रोई तो मेरी आंखों को देखकर पापा समझ जाएंगे। नहीं, मुझे पापा को परेशान नहीं करना है। थोड़ी देर बाद बाहर कमरे से सबके जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। मीरा चैन की सांस लेती है कि शायद अब सब ठीक है। जल्दी से वो चाय और पोहे लेकर जाती है। सभी को खुशी से बातें करते हुए देखकर मीरा राहत की सांस लेती है। अगले दिन मीरा के पापा डॉक्टर को दिखाकर आ जाते हैं। मीरा पूछती है, पापा क्या कहा डॉक्टर ने? बेटा, अब दवा 6 महीने कराने को बोले हैं और बहुत सी जांचें भी हैं। ठीक है पापा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। खाना खाने के बाद मीरा का भाई राजेश मीरा से कहता है, मीरा पापा की कुछ जांचें होंगी, इसके लिए 1 हफ्ता शायद रुकना होगा पापा को। तो मैं सोच रहा हूँ कि वापस मैं गांव चला जाऊँ, क्योंकि गांव में इस समय खेती का काम भी है। पापा यहीं रुक जाते हैं, फिर मैं 1 हफ्ते बाद पापा को लेने आ जाऊँगा। मीरा ये सुन परेशान हो जाती है कि अमित ने साफ कहा था कि 2 दिन बाद इन्हें भेज देना। अब अगर 1 हफ्ता पापा को रुकना है तो कहीं अमित नाराज़ ना हो जाए। मीरा घबरा जाती है और परेशान भी हो जाती है। फिर अपने भैया से कहती है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पापा, आप यहाँ रुक जाइए, अच्छे से सारे टेस्ट आपके हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मीरा की बात सुनकर मीरा के पापा बोले,
नहीं बेटा, यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। वैसे भी बेटी के घर का पानी लोग नहीं पीते हैं, और मैं अगर इतने दिन रुक गया तो लोग क्या कहेंगे, तुम तो जानती हो। मैं यहाँ खाना पीना सब खा लेता हूँ। लोग क्या सोचते होंगे बेटा? पापा, आप भी ना, ये सब पुरानी बातें हैं। आज सब कुछ बदल गया है, और आज भी आप उस पुराने रीति रिवाजों की बातें कर रहे हैं। आप रुकिए ना पापा। ठीक है, देखता हूँ बेटा। शाम को अमित ऑफिस से आता है। मीरा सभी को चाय बनाकर देती है और रात के खाने के बाद अमित से अपने पापा के बारे में बात करती है। सुनिए, मुझे कुछ आपसे बातें करनी है। हाँ, क्या हुआ? क्या बात करनी है तुमको मुझसे? वो, आपने पापा से उनकी तबीयत का पूछा? हाँ पूछा, क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो पापा की कुछ जांचें होंगी तो थोड़ा 1 हफ्ते का समय लगेगा, तो वो यहाँ रुकना चाहते हैं। अच्छा, तो उनका ख्याल यहाँ रुकने का है? नहीं नहीं, देखो वो यहाँ नहीं रुक सकते हैं। देखो मीरा, मैं तुमसे साफ साफ बोल दे रहा हूँ कि उन्हें जल्दी से यहाँ से रवाना करो, और अगर नहीं किया तुमने तो तुम भी अपने पापा के पास चली जाओ, उनके घर। देखो मीरा, मेरे घर में कोई नाटक नहीं चलेगा। रोज रोज का आना यहाँ, और एक बात कान खोलकर सुन लो, ये मेरा घर है। यहाँ पर हर चीज़ मेरे हिसाब से चलेगी। तुम्हारा ये घर नहीं है, समझी ना? तो आज के बाद खुद से फैसला मत लेना। चुपचाप अपने पापा को और अपने भाई को यहाँ से भेज दो, जल्दी से जल्दी, किसी भी बहाने से। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मीरा अमित की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और परेशान भी हो जाती है। फिर वो कोई बहस नहीं करती है अमित से, वो चुपचाप सो जाती है। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद मीरा के पापा मीरा से कहते हैं, बेटा, शाम की 4 बजे की ट्रेन है तो मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। देख, मुझे यहाँ अच्छा अच्छा भी नहीं लगेगा। अब गांव की बात अलग है। गांव में हम लोग रह चुके हैं ना, तो इस शहर में बिल्कुल भी अब नहीं अच्छा लगेगा। और यहाँ मैं किसी को जानता भी तो नहीं हूँ, तो किससे बात करूँगा? और घर में ही पड़ा रहूँगा तो और बीमार हो जाऊँगा। इसीलिए मीरा, मुझे गांव जाने दो। फ़ोन पर मैंने डॉक्टर से बात की है। उन्होंने यही राय दी है कि जो भी जांचें होंगी वो मैं गांव में ही करा लूं, और जब रिपोर्ट आ जाएगी तो राजेश यहाँ आ जाएगा, डॉक्टर को दिखा देगा उस रिपोर्ट को, और फिर उसी हिसाब से डॉक्टर दवा दे देंगे तो मैं खा लूँगा। ठीक है पापा। मीरा को बुरा तो बहुत लगता है, वो दुखी भी होती है, पर वो घर में कलेश भी नहीं चाहती है। इसीलिए पापा की बात सुन मीरा को थोड़ी राहत मिलती है, और यहाँ रहकर उसके पापा की बेइज्जती हो वो ये भी नहीं चाहती है। इसीलिए पापा को जाने देती है। शाम को पापा चले जाते हैं। अब पापा के जाने से अमित भी कोई बहस मीरा से नहीं करता है, और ना ही उस पर गुस्सा करता है। कुछ दिनों बाद अमित ऑफिस से आता है और मीरा से कहता है, मीरा, कुछ दिनों बाद गांव से मम्मी पापा आ रहे हैं। मैंने उनकी टिकट करा दी है। मम्मी की आँख का ऑपरेशन होना है, तो तुम देखभाल कर लेना अच्छे से। मीरा हाँ में सिर हिला देती है। कुछ दिनों बाद मीरा के सास ससुर आ जाते हैं। मीरा मन से दोनों की सेवा करती है। सुबह जल्दी उठ जाना, सबको चाय नाश्ता देना, और दोपहर का खाना। फिर सारे काम करके थोड़ा बहुत मीरा दोपहर के खाने के बाद जैसे ही आराम करती है, मीरा की सास उसे आवाज़ दे देती है बिना कोई बात के। जब मीरा अपनी सास से कहती है कि मम्मी जी, सारे काम तो हो गए हैं और आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बहू, चाहिए तो कुछ नहीं, पर बहू अब टीवी देखना है, तुम्हारे कमरे में देख लूं? पापा तो तुम्हारे सुबह से अखबार पढ़ना और फिर टीवी पर समाचार देखना, ये काम है उनका। थोड़ा मैं सोच रही थी कि तुम अपने कमरे की टीवी में कोई भक्ति का चैनल लगा दो। हाँ मम्मी, ज़रूर। मीरा अपनी सास के कहे मुताबिक टीवी पर भक्ति चैनल लगाकर लेट जाती है और उसे नींद आ जाती है, तो वो सो जाती है। तभी मीरा की सास जोर से चिल्लाती है, मीरा, मीरा! अरे, मेरे साथ बैठो, तुम सो क्यों रही हो? मम्मी जी, बहुत नींद आ रही है। बस मम्मी जी, थोड़ी देर सो लूँ, फिर आपके साथ बैठकर टीवी देखूंगी। 10 मिनट बाद फिर से मीरा की सास मीरा से कहने लगती है, मीरा उठो, उठो, कितना सोगी? इतना नहीं सोना चाहिए, चलो उठो। ना चाहते हुए मीरा उठकर बैठ जाती है और बेमन से टीवी देखने लगती है। शाम होते ही वो फिर से अपनी सास ससुर के लिए चाय बनाती है, और फिर रात के खाने की तैयारों में जुट जाती है। अब हर रोज़ का यही नियम था। 1 महीने बाद मीरा के सास ससुर चले जाते हैं। मीरा को थोड़ा आराम मिलता है।
अगले दिन सुबह अमित के ऑफिस जाने के बाद सारे काम से फ्री होकर चाय पीने जैसे ही बालकनी में मीरा बैठने जाती है, उसे अपने फ़ोन की घंटी सुनाई देती है। मीरा चाय का कप वहीं रखकर अपना फ़ोन रिसीव करती है। जैसे मीरा कुछ और कहती, उधर से आवाज़ आती है, हेलो मीरा। हाँ भैया, मीरा जितनी जल्दी हो सके तुम गाँव आ जाओ, पापा की तबीयत बहुत ही ख़राब है। कॉल कटने के बाद मीरा फौरन ही अमित को फ़ोन करती है और कहती है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। पर अमित ये कहकर टाल देता है कि यूं ही बुखार वगैरह होगा, कल चली जाना, आज मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। मीरा कहती है कि मुझे अकेले ही जाने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। पर अमित नहीं मानता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कल लेकर चलूंगा। मीरा दुखी हो जाती है और घबरा भी जाती है। वो यही सोच सोच के परेशान हो जाती है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। पूरे दिन और रात बुरे बुरे ख्याल आते रहे। ना तो वो दिन में चैन से रह पाई और ना ही रात को वो सो पाई। लेकिन अमित से उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई भी बहस करे। और अगली सुबह जब अपने घर पहुंची तो लोगों की भीड़ देखकर वो हैरान रह गई। मीरा की माँ रो रही थी और उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मानसी के ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। पापा को देख वो बेहोश हो गई। आखिरी वक्त में भी वो अपने पापा से मिल नहीं पाई, ना ही कुछ कह पाई। उसकी दुनिया तो एक दिन में ही बदल गई। उसके पापा का जाना, ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। अंतिम संस्कार होने के बाद अगले दिन अमित बनारस चला जाता है और मीरा पापा की 13वीं तक अपने मायके में ही रुक जाती है। मीरा के पापा की 13वीं थी। अमित भी आ गया था बनारस से। लेकिन अभी भी मीरा उदास रहती थी। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। सभी उसे बहुत बात करने की कोशिश करते, पर बस वो उतना ही बात करती जितना लोग उससे बात करते, और उतनी ही बातों का वो जवाब देकर या तो वो चुप हो जाती या फिर वहाँ से चली जाती। ये देखकर अमित बहुत गुस्सा हुआ। इस बुरे वक्त में भी अमित मीरा को नहीं समझ रहा था। 13वीं के बाद मीरा अमित के साथ बनारस आ जाती है, पर मीरा चुप चुप सी रहती है। मीरा की ऐसी हालत देखकर अमित को गुस्सा आ जाता है और कहता है, मीरा बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। जितना रोना था तुमने रो लिया, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जाना था वो चला गया। बात अब यही ख़त्म करो और अपने घर के कामों में मन लगाओ। एक भी काम तुम ठीक से नहीं करती हो। मीरा रो पड़ती है और वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। मुझ पर क्या बीत रही है, इस बात का अंदाज़ा है आपको? काश आप मुझे जाने देते तो एक बार पापा से मैं बात कर लेती। पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो उन्हें ना इज्जत दी, ना ही उन्हें अपना पापा माना। जबकि मैंने आपकी मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा माना। अगर आपने अपने पापा को खोया होता तब पता चलता मेरा दर्द। मीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में ऐसा बोलने से? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? अमित गुस्से से मीरा को घूरता है और फिर पास जाकर ज़ोर से उसे थप्पड़ मारता है और घर से चला जाता है। मीरा सहम जाती है। थप्पड़ की गूंज उसके अंतरात्मा को झकझोर कर रख देती है। वो बस चुपचाप खड़ी अमित को जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या है। क्यों अमित उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है? मैंने तो कभी भी उसके माँ बाप के साथ और अमित के साथ रूखा व्यवहार नहीं किया है। फिर वो क्यों इस तरह से बर्ताव करता है? क्यों मेरा दिल हर बार दुखाता है? मीरा को समझ आ जाता है कि वो कुछ भी बोले, लेकिन उसका पति अमित अपने आगे किसी की नहीं चलने देगा। इसीलिए अपने दर्द को छुपाकर हंसने लगती है और ऐसे अपने आप को दिखाती है कि वो बहुत खुश है। लेकिन अपने पापा की हर एक याद उसे हर पल आती है। ऐसे ही वक्त बीता और मीरा की उदास जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी। मीरा माँ बनने वाली है। मीरा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो बेहद खुश थी। अमित का भी रवैया मीरा के प्रति बदल गया। वो अब मीरा की देखभाल करने लगा, उसका बहुत ध्यान रखने लगा। अमित को अब मीरा की ज़्यादा फिक्र होने लगी और अपने बच्चे की भी। इसीलिए उसने अपनी माँ को अपने घर बुला लिया, क्योंकि दिन भर तो अमित ऑफिस में रहता और शाम को ही वो वापस आता था। दिन भर अकेले मीरा परेशान ना हो, इसीलिए अमित ने अपनी माँ को बुला लिया। मीरा के साथ उसकी सास भी अब रहने लगी, लेकिन मीरा की सास उसे बहुत परेशान करने लगी धीरे धीरे। अमित के सामने तो वो कुछ ना कहती, लेकिन अमित के जाते ही वो मीरा पर गुस्सा करने लगती और कहती, बहू देखो, ये जो तुम आराम करती हो ना दिन भर, इससे कुछ नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही आराम करती रहोगी तो फिर तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए थोड़ा हाथ पैर चलाया करो, ताकि आगे चलकर तुम्हें आराम हो। मीरा अपनी सास के कहे मुताबिक चलने लगी। फिर भी उसकी सास को कहीं ना कहीं उसे टोकना ही रहता, और अगर वो ज़रा सा लेट हो जाती तो भी दिक्कत होती। मीरा की सास को कहीं किसी से बातें भी करने लगती मीरा, तो भी दिक्कत। मीरा की सास अब उस पर बंदिशें लगाने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही अचानक से मीरा के साथ हादसा हुआ, जो उसने कभी नहीं सोचा था। जिन खुशियों ने उसकी ज़िंदगी में दस्तक दी थी, वही दरवाजे से लौट गई।
मीरा का गर्भपात हो गया। फिर से वो उसी दुख के अंधेरों में डूब गई जहाँ से वो कभी निकली थी, और उसके मिसकैरेज से अमित का व्यवहार फिर से पहले जैसा हो गया। वो हर बात पर मीरा पर गुस्सा करने लगा और उसे खरी खोटी सुनाने लगा। मीरा का अभी जल्दी मिसकैरेज हुआ था, इसी कारण मीरा थोड़ा बहुत आराम करती रहती थी, क्योंकि उसका कोई भी काम में मन भी नहीं लगता था। इसीलिए सारे काम होते ही वो चुपचाप लेट जाती थी। मीरा किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, ना तो अमित से, ना ही अपनी सास से। लेकिन अमित और मीरा की सास उसे इस तरह से उसका लेटना, आराम करना दोनों को पसंद नहीं था। आखिर एक दिन अमित ने मीरा से कहा, बहुत हो गया तुम्हारी लापरवाही से, मेरा बच्चा चला गया, इसीलिए खुद को संभालो और उठो, अपने काम पर ध्यान लगाओ। मीरा को अमित की ये बात बहुत ही बुरी लगी। उसी पल मीरा ने अमित से कहा, आप कब समझेंगे? कभी तो आप मेरा साथ दीजिए, कभी तो मुझे समझिए। आखिर मेरा कसूर क्या है जो आप मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करते हैं? अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत है तो छोड़ दीजिए मुझे, तलाक दे दीजिए आप मुझे। पर यूँ रोज़ के हर पल के ताने बेवजह सुनना मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है। मेरा अब दम घुटता है इस घर में। मैं थक चुकी हूँ, अब मुझसे और नहीं होगा। सहने की भी एक हद होती है। तभी मीरा की सास चिल्ला पड़ती है मीरा पर और कहती है, ये देखो कैसे अपने पति से ज़बान लड़ा रही है। ये जो तुमने हमें छूट दे रखी है ना इसे, इसीलिए इसकी ऐसे कैंची की तरह ज़बान चल रही है। एक लगाते क्यों नहीं खींच के? इसकी हिम्मत देखो, इतना ये बोलने लगी है। अगर इसे एक लगाते ना खींच के तो इसकी हिम्मत ना होती इतना बोलने की। मीरा को अपनी सास की बातें सुन और भी गुस्सा आ गया। वो अपनी सास से कहने लगी कि आपको तो अपने बेटे को समझाना चाहिए। एक औरत होकर एक औरत का आप दर्द नहीं समझ रही हैं और आप मुझ पर ही बरसने लगी। फिर मीरा गुस्से में घूरते हुए अमित से कहती है, इनको 2 दिन के अंदर यहाँ से आप उनके गांव भेज दो। अगर ये और एक दिन यहाँ रुकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अमित मीरा का इस तरह गुस्सा देखकर वो ना जाने क्यों चुप हो गया, क्योंकि मीरा ने इतने सालों में पहली बार ऐसा गुस्सा किया था। इस तरह से नाराज हुई थी मीरा। अभी अमित भी चुप हो गया था उसे देखकर और वहां से फिर चला गया। अगले दिन अमित ने ऑफिस की छुट्टी ली और अपनी माँ को उसके गांव छोड़कर वापस आ गया। हालांकि अमित अभी भी बदला नहीं था, वो पहले की ही तरह था। उसका रवैया भी मीरा के प्रति वैसा ही था। एक दिन मीरा की सहेली सोनिया का फ़ोन आया। मीरा और सोनिया दोनों बचपन की दोस्त थी, इसीलिए दोनों एक दूसरे से कोई भी बात छुपाते नहीं थे। सोनिया को जब सारी बातें मीरा ने बताई तो सोनिया ने मीरा से कहा कि मीरा, इतना सब कुछ आखिर क्यों तुम सहती हो? तुम्हारे पापा चले गए, तुमने अपना बच्चा खो दिया, अमित का बर्ताव भी तुम्हारे प्रति ठीक नहीं है, तुम दोनों में तो मुझे लगता है प्यार भी नहीं है। फिर इस शादी में बचा ही क्या है? जब तुम्हारा न कोई मान है न कोई सम्मान है तो छोड़ क्यों नहीं देती हो अमित को? तुम तलाक क्यों नहीं ले लेती उससे? मीरा ने अपनी सहेली से कहा, सोनिया, हम लड़कियों के लिए ये सब आसान नहीं होता है और मैं अमित को तलाक नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं आज भी अमित से प्यार करती हूँ कहीं ना कहीं। और तलाक ले भी लिया तो जाऊँगी कहाँ? मायके 2 से 4 दिन रह लो तो सबके मुंह से निकलेगा कब जाना है। और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अमित और इस दुनिया से लड़ूं। माना कि अमित मुझे समझते नहीं हैं, मेरा साथ नहीं देते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तलाक लेना ही इन सब समस्या का हल है। देखती हूँ कब तक अमित नहीं बदलेंगे। अब सब कुछ मैंने वक्त पर छोड़ दिया है सोनिया। पर हाँ सोनिया, मैंने अब खुद को ज़रूर बदल लिया है। मैंने खुद से वादा किया है कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी। इसीलिए अब मैं बोलूँगी, जहाँ सही है वहाँ चुप रहूँगी और जहाँ गलत है वहाँ अब मैं बोलूँगी। चुप कभी भी नहीं रहूँगी।